नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 जो है आपका वाटर इन द एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो वाटर वेपर के रूप में हमारा प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, तो वो कितना अमाउंट में होता है, कहाँ-कहाँ पे किस मात्रा में कितना पाया जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। देखो, कह रहा है ना, दिस चैप्टर डील्स विद। अब देखो क्या-क्या इसमें देखते हैं। ह्यूमिडिटी देखेंगे, ह्यूमिडिटी की टाइप्स क्या होती हैं, फिर जिसमें रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ड्यू पॉइंट क्या होता है, कंडेंसेशन, सैचुरेटेड एयर। फिर उसके बाद देखेंगे कि फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सब के टाइप्स भी देखेंगे, जिसमें स्ट्रेटस क्लाउड, निम्बस क्लाउड। फिर प्रेसिपिटेशन देखेंगे क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में आप देखोगे कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक होता है, फिर साइक्लोनिक होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, बहुत अच्छे से देखेंगे, डिटेल देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिल्कुल फोकस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, कह रहा है कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर। जो हमारी एयर होती है ना, इसमें क्या होता है, वाटर वेपर। देखोगे जब भी आप एयर ब्लो होती है तो कभी कभी वो थोड़ी सी चिपचिपा टाइप में होती है, या फिर उससे हमें थोड़ा सा देखोगे कि वेट टाइप का फील होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वाटर वेपर की वजह से होता है। और ये कितना होता है एयर में, 0 से लेके 4% तक ये हो सकता है वाटर वेपर एयर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर फिनोमिना को लेके। तो हमेशा याद रखना कि वेदर फिनोमिना ना वाटर वेपर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फिर कह रहा है कि वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन थ्री फॉर्म में हम सब जानते हैं, जिसमें गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, ये 3 फॉर्म में वाटर पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। अब देखो, इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब जो भी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और इसको क्वांटिटेटिवली हम दिखाते हैं, जैसे इसको काउंट कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, इसीलिए बोल रहा है कि हम इसको क्वांटिटेटिवली दिखाते हैं। ठीक है, अब कई टाइप की होती है ह्यूमिडिटी, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या होता है, कह रहा है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में कितना वाटर प्रेजेंट है, इसको ऐसे समझ लो, जैसे एक बकेट है। ठीक है, ये 10 लीटर का बकेट है। अब इसमें हम 5 लीटर पानी भर देते हैं। अब ये 5 लीटर को हम फोकस करेंगे, बाकी बाल्टी हमारी जो बकेट है, ये 10 लीटर की हो, 15 लीटर की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये जो 5 लीटर हमने पानी भरा है ना, ये जो एक्चुअल में है, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होता है, कह रहा है द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, इसको कंपेयर करते हैं इसकी फुल कैपेसिटी से। ठीक है, जैसे मान लो ये 10 लीटर का बकेट था, इसमें 5 लीटर पानी भर दिए, लेकिन इसमें तो 10 लीटर पानी भरा जा सकता था। तो इन्हीं का जो हमारा रिलेशनशिप होता है ना, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसके बाद एक और ह्यूमिडिटी है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसको मैं लिखना भूल गया, ऐसे समझ लो। जैसे अब देखो कि अब बाल्टी को भूल जाओ। ठीक है, सोचो तुम्हारे पास 1 किलो हवा का पैकेट है, और उस 1 किलो हवा में अगर 10 ग्राम वाटर वेपर हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, जैसे यही समझ लो कि हमारे पास ये 1 किलोग्राम एक पैकेट है, और इसमें वाटर क्या हुआ है, इसमें हवा भरा है। ठीक है, इसमें 10 ग्राम वाटर वेपर है। तो इसी को जो 10 ग्राम ये कवर किया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और इसको हम ग्राम या फिर किलोग्राम में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, जबकि वहीं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को देखा जाए, तो इसको हम किस में मेजर करेंगे, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको किस में मेजर करेंगे, ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा सर्च करोगे तो आप लोगों को भी याद रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, कह रहा है द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी। अब जब एयर में वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर बिल्कुल फुल कैपेसिटी के साथ कंटेन हो जाता है, उसमें आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। अब जिस पॉइंट पे या फिर जिस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड होता है ये मॉइस्चर, उसी को बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट।
ठीक है? तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नहीं क्लियर हुई हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है द टेम्परेचर एट व्हिच वाटर स्टार्ट इवेपोरेशन इज रेफर टू एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो लेटेंट हीट क्या होता है। देखो कह रहा है कि जिस टेम्परेचर पे वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, वहीं से क्या होता है, लेटेंट हीट जनरेट होती है। जैसे यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये ओशन है समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, तो जो भी वाटर वेपर होगा इसमें हीट भी कंटेन होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट, मतलब वो हीट जो छिपी हुई है, ठीक है, कहाँ छिपी हुई है, इसी वाटर वेपर में। जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हाइट पे जाएगा, तो उसके बाद धीरे धीरे कूल हो जाएगा। क्यों कूल हो जाएगा? क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट काम करेगी वहां पे, जैसे जैसे हाइट पे जाएगा तो ठंडा होता जाएगा, टेम्परेचर गिरता जाता है। अब उसके बाद ये लेटेंट हीट इससे रिलीज हो जाएगी। अब इसी लेटेंट हीट के रिलीज होने की वजह से वेदर फिनोमिना का जन्म होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फॉग। अब देखो फॉग क्या होता है, ये एक तरह का क्लाउड है जो कि ग्राउंड लेवल पे हमें देखने को मिलता है। जैसे आप देखोगे विंटर सीजन में, तो इस तरह से बिल्कुल फॉग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। ये भी एक तरह का क्लाउड ही है, ठीक है। यही क्लाउड अगर ऊपर रहता है तो हम इसको तो एज अ क्लाउड मानते हैं, बट जब ये ग्राउंड पे आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है स्मॉग। अब देखो फॉग और स्मॉग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्या डिफरेंस है मेन वो देखो। कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ फॉग एंड एयर पॉल्यूटेंट्स। जब यही फॉग में एयर पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाता है ना, तो हम उसको स्मॉग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखोगे कि इसमें तीन चीजें जरूरी होती हैं। एक तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, फिर वीओसी, और तीसरा होता है आपका सनलाइट। ये तीनों मिलके आपका बनाता है स्मॉग। तो स्मॉग देखोगे कि कुछ ऐसे धुंध टाइप का रहेगा, आंखों में जलन होगी, खास करके सिटीज एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, गाड़ियों के व्हीकल्स और फिर इंडस्ट्री से जो भी एयर पॉल्यूटेंट होता है, तो उसकी वजह से हमें स्मॉग ज्यादातर सिटीज एरिया में देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से ब्राउन हेज कवर कर लेगा सिटी को, ठीक है। जबकि फॉग में ऐसा नहीं होता। आप सुबह-सुबह उठोगे फॉग में विंटर सीजन में तो देखोगे आँखों में कोई भी जलन वल नहीं होती है। बट जब स्मॉग होता है तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद आता है ड्यू। कह रहा है कि टीनी वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म्ड ऑन द कूल सरफेस। अब देखो ड्यू क्या होता है? कुछ इस तरह से आप देखोगे, बिल्कुल देखो ठंडी के समय में आप सुबह-सुबह उठोगे, बाहर जाओगे प्लेग्राउंड में, तो जो ग्रास होती है ना, उस पे देखोगे कि वाटर के ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटे-छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। तो उनको हम ड्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फ्रॉस्ट। अब देखो नाम से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ जमा हुआ टाइप का, तो वही कह रहा है कि आइसी क्रिस्टल। अब इसमें देखो ड्यू में तो वाटर वेपर होता है लिक्विड फॉर्म में, बट यहाँ पे थोड़ा सा ना आइसी क्रिस्टल, थोड़ा सा पानी जमा हुआ दिखता दिखता है, तो उसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। और कह रहा है कि ये तब होता है जब वाटर वेपर आपका 0 डिग्री के आसपास में पहुंच जाता है। हम सबको पता है जब 4 डिग्री से नीचे आता है वाटर टेम्परेचर, तो वाटर क्या होता है, धीरे धीरे फ्रीज होना स्टार्ट करता है, और 0 डिग्री पे थोड़ा सा फ्रोजन हो जाता है वो। तो वही है फ्रॉस्ट, थोड़ा सा जम जाता है जब वाटर वेपर। ड्यू जब लिक्विड फॉर्म में होता है। स्मॉग जब इस तरह से फॉग के साथ वाट एयर पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन कॉज करता है हमारी आईज में, ठीक है, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं इससे। और फॉग क्या होता है, जो कि नॉर्मली क्लाउड होता है, बल्कि ये हाइट पे ना होके ग्राउंड लेवल पे होता है, तो उसको हम फॉग कहते हैं। फिर इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में कई तरह से चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो हमें क्लाउड्स हाइट वाइज पता होनी चाहिए, ठीक है, कभी कभार दे देता है क्रोनोलॉजी लगाने के लिए। तो सबसे हाइट पे साइरस पाया जाता है, ठीक है, फिर क्यूमुलस, निम्बस, स्टेटस, इस तरह से हाइट वाइज हमसे पूछ सकता है। यहाँ पे दिया हो ना, देखो साइरस है, फिर साइरो क्यूमुलस, साइरो स्टेटस, एल्टो क्यूमुलस, फिर एल्टो स्टेटस। तो इस तरह से हाइट में हमसे पूछ सकता है। और फिर कभी-कभी इनका फीचर्स भी पूछता है, तो वो भी देख लेते हैं। कह रहा है जो साइरस क्लाउड्स होता है, ये बहुत ही हाइट पे फॉर्म होता है। इसमें देखोगे कि आपका 8,000 से लेके 12,000 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, और ये बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है। डिटैच क्लाउड होते हैं, ठीक है, दूर-दूर होते हैं, बिल्कुल पास-पास नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं कि हमेशा आप देखोगे कि व्हाइट कलर में देखने को मिलते हैं साइरस क्लाउड। फिर इसके बाद आता है क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्या क्या होता है? ये आप देखोगे कि कॉटन जैसे आपको क्लाउड देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि जब ये देखो
क्यूमुलस ये वाले हैं, ठीक है? ये क्यूमुलस हैं। कॉटन टाइप के दिख रहे हैं ना, तो इसीलिए बोला है कि कॉटन टाइप के जो क्लाउड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्यूमुलस। और बेसिकली ये 4000 से लेके 7000 मीटर के आसपास में, यानी कि 4 किलोमीटर से लेके 7 किलोमीटर के आसपास में पाए जाते हैं। इन पे आप देखोगे कि पैचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? जैसे वो कॉटन के बाउल टाइप के। फिर इसमें देखोगे कि ये इधर-उधर बिखरे पड़े होते हैं, ठीक है? और इनका लेकिन एक फ्लैट बेस भी होता है। जैसे आप यहाँ देखो, ये कुछ फ्लैट बेस का है, थोड़ा-सा इधर है, थोड़ा-सा इधर है, तो बिखरे पड़े भी हुए हैं, तो वही कह रहा है। फिर इसके बाद आता है स्टेटस। कह रहा है एज देयर नेम इम्प्लाइज, अब देखो इसके नाम के अकॉर्डिंग क्या दिखाता है, दीज आर लेयर्ड क्लाउड। देखो अब ये स्टेटस एक क्लाउड नहीं होते हैं, स्टेटस में देखोगे एक लेयर आई है, फिर एक और लेयर आई है, एक और लेयर आई है, तो इसी तरह से कई सारी लेयर्स में होती हैं स्टेटस क्लाउड। फिर कह रहा है कि दिस क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म्ड एदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। वही हीट, कौन सी हीट? लेटेंट हीट, ठीक है? जब लेट ऊपर जाता है वाटर वेपर, लेटेंट हीट रिलीज होती है, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेटस क्लाउड हमें देखने को मिलता है। अब कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस, जब देखोगे कि आपका कोल्ड एयर मासेस या फिर हॉट एयर मासेस मिक्स करता है, तो स्ट्रेटस क्लाउड देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आता है आपका निम्बस। अब देखो ये वाला जो क्लाउड है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि किसी भी क्लाउड्स के लास्ट में अगर निम्बस आपको देखने को मिले या फिर क्यूमुलस निम्बस, तो वो बारिश सबसे ज्यादा कराता है। निम्बस जैसे नींबू होता है ना, उसको निचोड़े बहुत ज्यादा पानी निकलेगा, मतलब उससे उसका रस निकलेगा। तो उसी तरह से याद रखना है कि जो निम्बस क्लाउड होता है ना, इस ये वाला जो क्लाउड है, ये सबसे ज्यादा बारिश कराता है। कह रहा है निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक एंड डार्क ग्रे। ये ब्लैक होते हैं बिल्कुल, या फिर डार्क ग्रे होते हैं, ठीक है? और ये मिडिल लेवल पे देखने को मिलते हैं, ना तो बहुत ज्यादा नीचे, ना तो बहुत ज्यादा हाइट पे। इस तरह की आप देखोगे जो क्लाउड होते हैं, ये एक्सट्रीमली डेंस होते हैं, बहुत घने होते हैं, ओपैक होते हैं, कि आपको आर पार अगर ये छा जाए बादल में, तो फिर सनलाइट ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? तो इसीलिए बोल रहा है। कह रहा है कि ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, ये बहुत ही लो, या फिर आप देखोगे कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ग्राउंड को बिल्कुल टच कर जाएंगे। और निम्बस क्लाउड जो होते हैं, ये शेपलेस होते हैं, ठीक है? थिक वेपर के होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो निम्बस क्लाउड है ना, इसका कोई शेप नहीं है, बिल्कुल इर्रेगुलर सा यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ थोड़ा सा सर्कुलर दिख रहा है। तो इसी तरह से कह रहा है। अब देखो ये डार्क ग्रे कलर में भी है या फिर ब्लैक कलर में है, बहुत डेंस होते हैं और सबसे ज्यादा बारिश यही कराते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखो अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिक टाइप्स गिव राइज। अब देखो इन्हीं बेसिक टाइप से कई तरह के क्लाउड्स और भी होते हैं, जिसमें आप देखोगे कि मिडिल क्लाउड्स में एल्टो स्टेटस, एल्टो क्यूमुलस, जो यहाँ फिगर में दिखाया हूँ मैं, आप देखो यहाँ फिगर में है एल्टो क्यूमुलस, एल्टो स्टेटस, तो बहुत सी इस तरह के टाइप होते हैं। तो आप क्या करना, हाइट के वाइज इसको अकॉर्डिंग इसको ऐसे ही नोट बना के याद कर लेना, ठीक है? फिर इसके बाद कुछ लो क्लाउड्स भी होते हैं, जिसमें स्टेटस क्यूमुलस, निम्बो स्टेटस, देखो फिर निम्बो स्टेटस आया, ये भी बारिश वाला क्लाउड होगा, ठीक है? फिर इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? कि प्रेसिपिटेशन रेफर टू एनी फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड और सॉलिड दैट कंडेंस इन द वाटर वेपर। अब देखो जो भी बारिश होती है ना लिक्विड के फॉर्म में, इसी को बेसिकली हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है? जो हमारा वाटर वेपर ऊपर गया रहता है, कंडेंस हो जाता है, उसके बाद जब ये फॉल होता है अर्थ के सरफेस पे, देखो अर्थ के सरफेस पे जब ये फॉल होता है लिक्विड के फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब देखो कोई जरूरी नहीं कि लिक्विड के ही फॉर्म में हो। आप देखोगे कि रेन होता है, स्नो होता है, ठीक है, जो बर्फ के फॉर्म में भी हो सकता है, स्लीट होता है, हेल होता है, ग्रोफेल होता है, ठीक है? तो कई तरह के टाइप होते हैं, इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग हम इसको बांट रखे हैं। और फिर इसके बाद देखो कह रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन होता है ना, ये वाटर के फॉर्म में जब आता है, तो हम इसको रेनफॉल बोलते हैं। जब भी वाटर वे देखो, जैसे मान लो सिंपल क्लाउड है, अब यहाँ पे वाटर के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, लिक्विड आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है? और जब यही आप देखोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाता है, तो थोड़ा सा जम जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्नोफॉल होता है, तब बर्फ गिरना स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या बोलते हैं, रेनफॉल नहीं बोलते हैं, हम स्नोफॉल बोलते हैं, क्योंकि बर्फ गिर रही है वहाँ पे, ठीक है? आप हिली एरिया में जाओगे, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड के रीजन हो गए, यहाँ विंटर सीजन में, तो यहाँ आपको रेनफॉल कम, स्नोफॉल ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत नीचे जा चुका रहता है। तो इसलिए वहाँ स्नोफॉल। और अगर आप इधर ट्रॉपिकल रीजन में आओगे, फ्लैट सरफेस इधर गंगेटिक प्लेन में आओगे, तो इधर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी।
क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है यहाँ पे उसके कंपैरिजन में, इसी की वजह से। फिर इसके बाद आता है स्लीट। कह रहा है एक स्लीट क्या होता है, ये स्मॉल आइस पेलेट्स होता है, ठीक है। पेलेट्स क्या होता है, बहुत ठोस आइस का बना होता है, ठीक है। कह रहा है फाउंड व्हेन रेन ड्रॉप फ्रीज। अब देखो जो रेन ऊपर से आती है ड्रॉप और ये फ्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम स्लीट। ये भी कुछ आपका स्नोफॉल जैसा ही है। फिर कह रहा है कि समटाइम्स ड्रॉप ऑफ रेन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड बाय द क्लाउड्स बिकम सॉलिडिफाइड। देखो जब भी क्या होता है कि क्लाउड से जैसे ही कभी-कभी जो ड्रॉप होती है, रेन ड्रॉप होती है, वो रिलीज होती है तो ये सॉलिडिफाई हो जाती है, जम जाती है और स्मॉल आप देखोगे कि राउंड राउंड छोटे-छोटे पीसेस में जम जाएगी। तो जब वो होता है, वो उस बारिश के फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं हेल स्टोन्स और ये बहुत तेजी से अर्थ के सरफेस पे आते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या होता है। इसमें देखोगे कि कन्वेक्शनल होता है, ओरोग्राफिक होता है और साइक्लोनिक होता है। इन तीनों को देखो। कह रहा है कि दिस ऑगर्स व्हेन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इंटेंशनली हीटेड। जब अर्थ की जो सरफेस होती है ना, बिल्कुल कन्वेक्शनल पुराने स्टाइल में, अर्थ की सरफेस यहाँ पे हीट होगी, यहाँ से जो हॉट एयर होगी वो ऊपर उठेगी लेटेंट हीट लेके, अगर मॉइस्चर होगा तो उसको लेके ऊपर उठेगी, क्लाउड बनाएगी, फिर नॉर्मली आपका बारिश होगा जब ठंडा मौसम हो जाएगा तब। तो इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। फिर आता है ओरोग्राफिक। इसमें देखो क्या होता है, ओरोग्राफिक में कह रहा है कि ये तब होता है जब आपकी जो मॉइस्ट एयर होती है ना, ये फिजिकली फोर्स करती है ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ पे मॉइस्ट एयर है, ठीक है, ये बेसिकली इस माउंटेन से पुश करके फोर्स करके ऊपर उठने की कोशिश करती है। अब देखो ये ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया है, ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आके क्लाउड का फॉर्मेशन करती है और उसकी वजह से बारिश होता है। तो ये यहीं पे गोल 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 घूमती रहती है। इसी को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ फॉर्म ऑफ रेनफॉल। फिर इसके बाद आता है साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल। ये कब होता है, जब दो एयर मासेस आपस में डिफरेंट टेम्परेचर या फिर डेंसिटी की वजह से मीट करती हैं। अब देखो जैसे कई तरह की होती हैं, चार तरह की मेन होती हैं, कोल्ड हो गया और हॉट हो गया, ठीक है। ये दो मेन एयर मासेस हैं। जब भी ये दोनों आपस में मीट करेंगी, ठीक है, तो कोल्ड वाली क्या होगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी और हॉट वाली थोड़ी इसके ऊपर आने की कोशिश करेगी। अब ये कोल्ड वाली धीरे 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 बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कवर कर लेगी हॉट वाले एयर मासेस को। तो हॉट वाला जो एयर मास होता है ये बिल्कुल ऊपर उठ जाएगा। अब जब ऊपर उठ जाएगा तो फिर वही बारिश कराता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल, ठीक है। जब दो एयर मासेस मिलते हैं और उसकी वजह से बारिश होता है तो साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। जब एयर पुश करती है ज्योग्राफिकल बैरियर के पास तो ओरोग्राफिक। और जो नॉर्मल होता है, लैंड गर्म होगा या फिर वहां से इवोपरेशन होगा फिर ऊपर जाएगा क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल, ठीक है। फिर ये वर्ड्स मैप है, कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है आप लोग देख सकते हो। अब देखो इसको समझ के ना ये समझ लो कि जो बिल्कुल कोस्टल एरिया होता है ना, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। वहीं आप देखोगे कंटिनेंट के बीचों बीच बहुत कम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। कोस्टल एरिया पे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो कभी-कभी एरिया भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस एरिया या फिर रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल। अब जैसे दे देगा आपको कजाकिस्तान, बिल्कुल बीच में है, वहाँ रेनफॉल होगी ही नहीं क्योंकि बिल्कुल बीच में है, सेंट्रल में है कॉन्टिनेंट के। और वहीं दे देगा इंडिया का कोस्टल रीजन कोई या फिर यूरोप का या फिर अफ्रीका का, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी क्योंकि कोस्टल के आसपास और ट्रॉपिकल रीजन के आसपास में आते हैं ये सब, ठीक है? तो आप लोग इतना ध्यान रखोगे। फिर वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि आप जैसे-जैसे देखोगे इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो रेनफॉल कम होती जाएगी, ठीक है? क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है दिन भर, वहाँ पे ओशन का वाटर जो होता है इवोपोरेट होके ऊपर जाता है, क्लाउड बनाता है, तो इसीलिए इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जैसे-जैसे पोल की तरफ जाओगे तो बारिश कम होती रहती है। फिर वही कह रहा है कि कोस्टल एरिया में आप देखोगे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हमें बारिश रेनफॉल देखने को मिलती है, जबकि जो बीचों बीच में होता है वहाँ कम देखने को मिलती है। कह रहा है कि जो रेनफॉल होता है ना, ये सबसे ज़्यादा आप देखोगे ओशन पे होता है, उसके बाद लैंड मासेस में देखने को मिलता है। ओशन पे क्यों होगा? क्योंकि वहीं से तो वो मॉइस्चर उठ रहा है, वाटर वेपर वहीं से तो उठ रहा है, तो इसीलिए ओशन में ज़्यादा रेनफॉल होता है इन द कंपेयर ऑफ लैंड मासेस। फिर कह रहा है कि 35 से 40 डिग्री नॉर्थ
या फिर साउथ में आप देखोगे इक्वेटर के बीच में सबसे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी। फिर कह रहा है कि रेन इज हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। अब देखो कोई भी कंटिनेंट होते हैं, जैसे मान लो इंडिया है, ठीक है, अब जो ईस्टर्न कोस्ट होता है ना, यहाँ पे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, जबकि वेस्टर्न कोस्ट में कम बारिश देखने को मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से आप देखोगे कि जितने भी कंटिनेंट है ना, अब देखो इस मैप को जरा सा देख लो, ये देखो ईस्टर्न कोस्ट में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली, इंडिया में भी ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा बारिश देखने को मिली इधर, जबकि वहीं वेस्टर्न कोस्ट की बात करें ये वाला, तो इधर बारिश कम देखने को मिली। और इसी की वजह से जितने भी वर्ल्ड में ज्यादातर डिजर्ट जो पाए जाते हैं वो कंटिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे पाए जाते हैं। और एक और रीजन है, यहाँ पे कोल्ड एयर मासेस चलती है, ठीक है, कोल्ड एयर करंट्स चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश ही नहीं हो पाती है। और इधर हॉट एयर करंट चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। तो एक चीज और ध्यान रखना कि जो डिजर्ट होते हैं वो कंटिनेंट के ज्यादातर वेस्ट साइड में पाए जाते हैं, बारिश कम होती है इसीलिए। और ईस्ट कोस्ट पे बारिश ज्यादा होती है, तो उधर कोई डिजर्ट ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इंडिया में देख लो, जैसे जहाँ जहाँ येलो है यहाँ 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ये वाला जो रीजन हो गया राजस्थान का, बहुत कम बारिश होती है इधर। फिर इधर का रीजन बहुत कम बारिश होती है। वही हम हमेशा पढ़ते हैं कि चेरापूंजी हो गया, मेघालय वाला रीजन हो गया, शिलोंग हो गया, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसको पर्पल कलर में दिखाया है, जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। इंडिया का ये वाला कोस्ट वेस्टर्न, ठीक है, मालाबार से लेके फिर ये कोंकण, सह्याद्री, ये वाला आप देखोगे थोड़ा सा बारिश ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पे हमारा जो साउथ वेस्ट से मानसून आता है, तो यहाँ से टकराता है, एक ब्रांच इधर निकलता है, एक ब्रांच इधर। तो वेस्टर्न घाट होने की वजह से क्या होता है कि इधर बारिश ज्यादा देखने को मिलता है, बट यही ये वाला जो रीजन है ये रेन शैडो रीजन में आता है। ये वेस्टर्न जो पहाड़ियां होती हैं उसके पार नहीं जा पाता है क्लाउड, इसी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होता है, सिर्फ इधर कोस्टल एरिया पे बारिश होती है। बट वहीं वेस्ट, यहाँ पे आप देखोगे वेस्ट साइड में डिजर्ट देखने को मिल गया है ना। तो वही मैं समझा रहा था पिछले वाले वीडियो में। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों की रिव्यू मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि वीडियो आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं आती है, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आप लोग मुझे बताओगे तभी मुझे समझ में आएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।